सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग सब सही होंगे। मैंने आज ये सोचा कि आप लोग उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक एक वीडियो बना करके काम नहीं चलेगा, तो मैं आप लोगों के सामने ज्योग्राफी का तो चला ही रखी है मैंने एक क्लास आपकी, तो साथ ही साथ मैं आज से आप लोगों को इतिहास विषय के अंतर्गत भी एक एक वीडियो आगे लेकर के चलूँगा, ताकि आप लोगों की तैयारियां अच्छे तरीके से चल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो यहाँ पर स्क्रीन पर आ रहा है पाषाण काल। तो पाषाण काल यानी कि जो पाषाण काल है दोस्तों, आप सब समझ रहे हैं कि इतिहास विषय के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर का काल यानी कि मनुष्य जिस समय पत्थरों का इस्तेमाल करता था दोस्तों, उसे ही पाषाण काल कहते हैं। दोस्तों, इस पाषाण काल को बताने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास के ऊपर आपको ले जाना चाहता हूँ। इतिहास इतिहास दोस्तों क्या है? इतिहास का मतलब क्या होता है दोस्तों? इतिहास का मतलब होता है अतीत में बीता हुआ, यानी कि अतीत में घटा हुआ, यानी कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ ही ऐसा हुआ। तो ये क्या कहलाता है? आपका इतिहास कहलाता है। यानी कि अतीत में जो भी घटनाएं घटी उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं दोस्तों। अब इतिहास के जो जनक हैं दोस्तों, एक प्रश्न यहीं पर से आ जाता है आपका, वो है आपके हेरोडोटस। हेरोडोटस। तो हेरोडोटस को क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तों। कई बार एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम लोग जब सामान्य अध्ययन की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें इतिहास हमारे सामने तीन खंडों में विभाजित रहता है, जैसे प्राचीन काल और मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है, और उसके बाद समकालीन। तो यहाँ पर जो इतिहास है दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इतिहास का वर्गीकरण करना सिखा देता हूँ। इतिहास आपका तीन खंडों में विभाजित होता है। जो प्राचीन काल या मध्यकाल या आपका आधुनिक काल है, उसके इतर जाते हुए मैं जानना चाहूँगा आपका कि जो इतिहास जो आपका तीन भागों में विभाजित है, वो है सबसे पहले आपका प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है दोस्तों। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, और तीसरा है दोस्तों ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक काल दोस्तों। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इतिहास कितने भागों में बटा हुआ है? तीन भागों में बटा हुआ है। पहला है आपका प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल। अब दोस्तों, इसको समझ लेते हैं पहले शॉर्ट में कि प्राक ऐतिहासिक काल क्या है। प्राक ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं दोस्तों, इतिहास के उस कालक्रम को कहते हैं जिसके हमारे पास लिखित, जिसके कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ठीक है, जिसके कोई भी लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं मिलते हैं, वो प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। अब लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं दोस्तों, तो उसको हमने जाना कैसे? तो दोस्तों, जो प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए होंगे, उन्हीं के आधार पर हमने प्राक ऐतिहासिक काल को एक विषय का अंग बनाया और इतिहास की बारीकियों के बारे में जानने की कोशिश करी दोस्तों, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों वो होता है जिसका लिखित प्रमाण तो है, जिसका लिखित क्या है? लिखित प्रमाण तो है, ठीक है दोस्तों, प्रमाण है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और आद्य ऐतिहासिक काल में आप अभी रखेंगे आगे सिंध घाटी सभ्यता को दोस्तों, और इसी प्रकार से प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आप पाषाण काल को रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। और ऐतिहासिक काल दोस्तों वो होता है जो जिसका हमारे पास लिखित विवरण उपलब्ध है, उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो ये यहाँ से ऋग्वैदिक काल से हमारा ये शुरू हो जाता है, जिसको हम मध्य इतिहास, मध्यकालीन भारत, प्राचीन काल का भारत, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत के अंतर्गत रखते हैं। तो वो आपका वो ऐतिहासिक काल को बांटा गया है दोस्तों तीन भागों में, ठीक है। अब इस प्रकार से आप समझ गए कि प्राक ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्यों या मृद भांडों या गुफाओं
से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं प्रागैतिहासिक काल की ही आपके सामने बात करने वाला हूं। जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है पाषाण काल को यहाँ पर, जो कि हमारी हेडिंग भी है। तो मैं वही चीज़ अब आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि पाषाण काल, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ हमें समझनी है, आप लोग नोट भी करते रहिएगा और समझते भी। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। दोस्तों पाषाण काल वह काल है जिस समय मनुष्य का विकास होने के बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम पत्थरों का इस्तेमाल किया, यानी कि पत्थरों से ही वो अपना शिकार खेलता था होगा, पत्थरों से ही यानी कि गुफाओं में सोता होगा, यानी कि उसकी दिनचर्या या जीवनचर्या जो भी थी वो पत्थरों से ही रिलेटेड थी, इसीलिए इसको स्टोन एज या फिर पाषाण काल भी कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि पाषाण काल नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो पाषाण काल नाम जो दिया था वो दिया था क्रिस्टियन जे थॉमसन ने, थॉमसन, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको समझनी है। एक जे थॉमसन है जो जिन्होंने प्रोटॉन की खोज की थी, वो नहीं, क्रिश्चियन जे थॉमसन है, ठीक है दोस्तों। इन्होंने पाषाण काल नाम दिया था 19वीं सदी में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं पर बन गया। अब बात आती है दोस्तों पाषाण काल जो है, ठीक है, यानी कि प्रस्तर युग, ठीक है। मनुष्य का जब विकास हुआ तो उसके बाद जब मनुष्य ने जीवन यापन करना शुरू किया। इससे पहले एक बात और बता देना चाहूँगा आपको दोस्तों, प्राचीन काल में आदि मानव जो था वो पाषाण काल के अंतर्गत आता है। तो आदि मानव का जो विकास हुआ दोस्तों, सर्वप्रथम वो हुआ था आपका अफ्रीका महाद्वीप में, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में प्राइमेट्स या फिर जो आदि मानव का वास स्थान माना जाता है वो अफ्रीका महाद्वीप माना जाता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आदि मानव का जो वास स्थान था वो कहाँ था, तो अफ्रीका। लेकिन ये जो मानव था, जो अफ्रीका का मानव था दोस्तों, ये सभ्य नहीं था दोस्तों, सभ्य नहीं था। सभ्य मानव कहाँ पाया गया था सर्वप्रथम? तो वो पाया गया था आपका एशिया महाद्वीप में दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। आदि मानव कहाँ पाया गया? सबसे पहले मानव अफ्रीका में, और सभ्य मानव कहाँ पाया गया पहली बार? तो एशिया महाद्वीप में पाया गया दोस्तों। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। और आदि मानव का वास स्थान किसे कहा जाता है? अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब आ जाता हूँ दोस्तों मैं पाषाण काल पर। पाषाण काल को दोस्तों इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। इस चीज़ को भी आपको बहुत ईजिली समझना है। तो जो पाषाण काल में जो पहला काल था उसे कहा जाता है दोस्तों पूरा पाषाण काल। उसके बाद दूसरा है दोस्तों मध्य पाषाण काल, ठीक है। और तीसरा है आपका नवपाषाण काल, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझनी है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो पूरा पाषाण काल की जो इतिहासकारों ने संभावित तिथि निकाली है, वो निकाली है लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे ताकि आपको इतिहास पढ़ने में आसानी हो सके। 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक के बीच के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना, पूरा पाषाण काल। उसके बाद दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10 के लिख देना, के का मतलब 1000 होता है। 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है, 5,000 ईसा पूर्व के समय काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है, ठीक है। ये एक संभावित डेट है, ये एग्जैक्टली पूछी नहीं जाती है, लेकिन हमें याद करने के लिए थोड़ा से सुगम बना देती है विषय को, ठीक है। और 5,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक के समय काल को नवपाषाण काल कहा जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी दोस्तों इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा। सबसे पहले निम्न पूरा पाषाण काल आया, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल आया, और फिर उत्तर पूरा पाषाण काल आया। तो इस चीज़ में ज़्यादा जानकारी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल की तो प्रश्न कहाँ कहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ पूरा पाषाण काल की दोस्तों, पाषाण काल। अब आप लोग थोड़ा से अटेंसिव हो जाइए कि प्रश्न क्या क्या बनते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों पूरा पाषाण काल की खोज का जो श्रेय जाता है
जो खोज का जो श्रेय जाता है दोस्तों, वो जाता है आपका रॉबर्ट ब्रूस फुट दोस्तों, याद रखिएगा इसको। तो पूरा पाषाण काल की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फुट को दिया जाता है। इन्होंने 1863 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, जो आधुनिक चेन्नई है आपका, यानी कि उस समय मद्रास, ठीक है ना, मद्रास के समीप आपका, मद्रास के समीप इन्होंने एक हैंड एक्स खोजी थी दोस्तों, हैंड एक्स, ठीक है, हैंड एक्स खोजी थी इन्होंने, पूरा पाषाण काल के टाइम की हैंड एक्स खोजी थी। अतः रॉबर्ट ब्रूस फुट को क्या किया जाता है? पूरा पाषाण काल का खोज का श्रेय दिया जाता है दोस्तों। अब पूरा पाषाण काल का समय आपको पता लग गया है दोस्तों, पूरा पाषाण काल का आपको खोजकर्ता के बारे में पता चल गया है। अब जो पूरा पाषाण काल का जो जीवन था दोस्तों, जो जीवन था, यहाँ पर से प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार से पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो अपना दिनचर्या चलाता था। तो जो पूरा पाषाण काल का जो मनुष्य था दोस्तों, उसका जो जीवन शैली थी, उसकी जो जीवन शैली थी वो किस पर आधारित थी? वो आधारित थी दोस्तों आपका आखेट एवं खाद्य संग्राहक के रूप में, संग्राहक, ठीक है दोस्तों, खाद्य संग्राहक, यानी कि खाना बदोश टाइप का उस समय इंसान होता था और खाने को क्या करता था? वो संग्रह करता था और साथ ही साथ आखेट करता था, ठीक है दोस्तों। इस समय के जो औजार होते थे दोस्तों, वो बड़े होते थे, बड़े साइज के होते थे, पत्थरों के होते थे जो कि, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। तो जीवन कैसा था उस समय का? पूरा पाषाण काल के जो मनुष्य था, उसका जो जीवन था वो आखेट एवं खाद्य संग्राहक के रूप में था। और इसके जो औजार थे दोस्तों, वो क्या थे? सबसे बड़े थे दोस्तों। मतलब उस समय, यानी कि तीनों कालों की अगर हम बात करें, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण की बात करें, तो सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़े उस समय पत्थरों के हथियार पाए जाते थे दोस्तों। आपको पता है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक हम पूरा पाषाण काल को जान पा रहे हैं। तो एक प्रश्न आता है कि मनुष्य के जीवन का सर्वाधिक विकास किस काल में हुआ था? तो आपको बता दूं कि पूरा पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य के जीवन का सबसे ज़्यादा विकास किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में हुआ था, और ये हुआ था लगभग 97%। यानी कि जो आज का जो मनुष्य है इससे पूर्व, और यानी कि ये भी कहा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा समय मनुष्य ने किस काल में गुजारा है? तो आप कहेंगे पूरा पाषाण काल में गुजारा है। और इसी पूरा पाषाण काल में ही आपका मनुष्य का जो आज का जो मनुष्य है होमोसेपियंस, उसका उद्भव भी हुआ है दोस्तों। तो खाद्य संग्रह और आखेट करने का उस समय उसकी जीवन शैली थी दोस्तों, गुफाओं के अंतर्गत रहता था। अब इस चीज़ के लिए दोस्तों हमारे पास जो मेन मतलब जो इतिहासकारों ने जो हमारे सामने बातें लाई हैं, कि जैसे रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में हैंड एक्स खोजी थी, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें हम, तो इसके जो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रमाण मिले हैं वो आपने सुना होगा। मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका की गुफाएं हैं दोस्तों। की गुफा आज भी फेमस है दोस्तों पूरा पाषाण काल की चित्रों के लिए। तो यहाँ पर चित्र मिले थे पूरा पाषाण काल के 1 लाख वर्ष पूर्व के चित्र माने जाते हैं भीमबेटका की गुफाओं के दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखेंगे कि पूरा पाषाणकालीन मतलब गुफा चित्र सर्वप्रथम कहाँ मिले थे? तो ये मिले थे मध्य प्रदेश के भीमबेटका में दोस्तों। ये चीज़ आपको क्लियर याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अगर बताना चाहूँगा मैं कि जो मानव की खोपड़ी मिली थी पूरा पाषाण काल की, ठीक है, मानव की खोपड़ी मिली थी, वो भी आपका नर्मदा नदी घाटी है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के हथनौरा दोस्तों याद रखेंगे, हथनौरा से क्या मिली थी? हथनौरा होशंगाबाद में है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश के जो हथनौरा में क्या मिली थी? मानव की खोपड़ी मिली थी दोस्तों। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो मानव की खोपड़ी मिली थी। तो मानव की खोपड़ी के अवशेष
कहाँ से मिले हैं? हथनौरा से, ठीक है। और भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ था इस हथनौरा से, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र मानव जीवाश्म किस स्थान से प्राप्त हुआ था, तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के हथनौरा या होशंगाबाद से प्राप्त हुआ था। तो ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इस काल की एक मुख्य विशेषता और थी दोस्तों, इस काल में आग की खोज हो चुकी थी। आग की खोज, ठीक है। आग की खोज किस काल में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो आग की खोज आप कहेंगे पुरापाषाण काल में हुई थी। तो आग की खोज आपका पुरापाषाण काल में हो चुकी थी। और इसके जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले दोस्तों, वो मिले थे चाओजुकोजियन गुफा है दोस्तों ये, और ये है चीन में मिले थे सर्वप्रथम आग के प्रयोग के प्रमाण पुरापाषाणकालीन, ठीक है ना। तो चाओजुकोजियन गुफा से हमें आग की खोज के प्रमाण भी मिले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने मुख्य रूप से देखा कि होशंगाबाद में देखा हमने कि मानव की खोपड़ी मिली थी, ठीक है। साथ ही साथ हमने देखा भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वहाँ पर शैलाश्रय और औजार मिले थे दोस्तों, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि एक हैंड एक्स जो कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पल्लावरम आपका मद्रास में है, ठीक है, मद्रास से खोजी थी 1863 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी छोटी छोटी बातें आपकी किससे रिलेटेड थी? आपकी पुरापाषाण काल से थी। आग की खोज इसकी सबसे बड़ी खोज मानी जाती है दोस्तों। अब दूसरा जो काल आया दोस्तों यहाँ पर, उसका नाम था आपका मध्य पाषाण काल दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। मध्य पाषाण काल की कालावधि में आपको बता चुका हूँ 10,000 ईसा पूर्व से 10K ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे कि 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व के बीच के टाइम को क्या कहा जाता है? मध्य पाषाण काल कहा जाता है। सबसे पहले अगर बात करें मध्य पाषाण काल की, तो सबसे पहले खोज की बात कर लेते हैं। जैसे पुरापाषाण काल की खोज किसने की थी? आपका रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है ना। इसी प्रकार से मध्य पाषाण काल की जो खोज की थी दोस्तों, वो की थी C.L. कार्लाइल ने। C.L. कार्लाइल, ठीक है दोस्तों। C.L. कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल की खोज की थी 1867 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश का, ठीक है ना, विंध्य क्षेत्र से इन्होंने यहाँ पर लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। लघु यानी कि छोटे पाषाण उपकरण इन्होंने खोजे थे दोस्तों। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खोजकर्ता कौन है मध्य पाषाण काल के? C.L. कार्लाइल। और पुरापाषाण काल के खोजकर्ता का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। तो ये क्वेश्चन आप क्लियर याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसकी कालावधि भी आपको पता चल गई है दोस्तों, ठीक है। अब जो ये मध्य पाषाण काल है दोस्तों, इनकी जो जीवन शैली थी इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुरापाषाण काल की जो जीवन शैली थी वो आखेट और खाद्य संग्राहक की थी। लेकिन यहाँ पर आते आते आखेट तो करता ही था वो, क्योंकि अपने खाने के लिए, आखेट के साथ साथ दोस्तों पशुपालन, आखेट एवं पशुपालन की क्या हो गई? जीवन शैली उसकी हो गई, यानी कि पशुओं को पालने की प्रक्रिया शुरू कर दी मनुष्य ने मध्य पाषाण काल में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर से बन जाता है कि जैसे आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पुरापाषाण काल में। इसी प्रकार से पशुपालन कब करना शुरू किया मनुष्य ने? तो मध्य पाषाण काल में। तो अगर पशुओं को अब रख रहा है वो अपने साथ, तो इसका मतलब धीरे धीरे वो समुदाय की ओर भी बढ़ने जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों उस समय क्या हुआ? कृषि के जो प्रारंभिक मतलब ये कह सकते हैं साक्ष्य जो मिले हैं वो भी मध्य पाषाण काल में ही मिले हैं। कृषि के जो प्रारंभिक सोर्स मिले हैं वो भी, लेकिन पूर्ण रूप से कृषि कहाँ करेगा? वो नवपाषाण काल में करेगा दोस्तों। तो इसको अभी आप अपने माइंड में रखिएगा कि कृषि कब करने लगा मानव? नवपाषाण काल में। लेकिन कृषि के जो प्रारंभिक साक्ष्य जो मिले थे दोस्तों, वो आपका
मध्यपाषाण काल में मिलने शुरू हो गए थे। उसमें मेहरगढ़ हो गया, कोल्डी हवा हो गया, यहाँ पर कुछ जगहों पर कृषि के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो आपका मध्यपाषाण काल था, इसमें जो हथियार जो होते थे दोस्तों, वो आपका क्या होते थे, ये कह सकते हैं हम कि जो पुरापाषाण काल की अपेक्षा छोटे होते थे। क्या होते थे? छोटे होते थे। हथियार क्या होते थे? छोटे थे। इसीलिए इस युग को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ कहा गया। माइक्रोलिथ, ठीक है। कई बार पूछ लिया जाता है कि माइक्रोलिथ किसे कहा जाता है? माइक्रोलिथ कहा जाता है मध्यम। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, लिथ का मतलब पत्थर, ठीक है ना। तो छोटे पत्थर के हथियार बने थे, तो इसलिए माइक्रोलिथ कहा जाता है मध्यपाषाण काल को, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जीवन शैली के बारे में आपको पता चल गया है कि आखेट, पशुपालन, साथ साथ में मछली पकड़ने का काम भी मनुष्य ने शुरू कर दिया था दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी कि मध्यपाषाण काल में मुख्य जो चीज़ थी वो पशुपालन मनुष्य के सामने आया था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मनुष्य धीरे धीरे अब विकास की ओर को बढ़ रहा था। घर बनाने की प्रक्रिया में था, समुदाय में रहने की ओर था, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर मकान बनाने का जो प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो बागौर से प्राप्त हुआ है। बागौर राजस्थान, ठीक है। ये स्थान कहाँ पे है? राजस्थान में है बागौर। बागौर एक ऐसा स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ से मकान बनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मकान बनाने का साक्ष्य आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागौर से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो ये चीज़ आप याद रखें। और बागौर आपका कहाँ है? राजस्थान में। इस बागौर की एक और विशेषता है दोस्तों, जो बागौर है ये मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा क्या था? मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल रहा है ये, ठीक है ना, विस्तृत स्थल था, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि भारत में मानव अस्थिपंजर जो थे वो मध्यपाषाण काल से ही प्राप्त हुए थे, ठीक है। अस्थिपंजर भी कहाँ प्राप्त हुए हैं? किस काल में प्राप्त हुए हैं? मनुष्य के अस्थिपंजर, मानव अस्थिपंजर, ठीक है। मानव अस्थिपंजर जो प्राप्त हुए थे दोस्तों, वो आपका मध्यपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। और इसमें जो मुख्य रूप से जो दो क्षेत्र हैं, एक तो आपका बागौर आपको पता लग गया है बागौर कहाँ है? राजस्थान में है। और दूसरा है आपका आदमगढ़, ठीक है दोस्तों, आदमगढ़, ठीक है। बागौर में आपका एक तो मकान बनाने का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है। साथ ही साथ अस्थिपंजर मिले हैं दोस्तों यहाँ पे बागौर में। आदमगढ़ में दोस्तों, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में, ठीक है। आदमगढ़ से दोस्तों सर्वप्रथम आपको बता दूं, यहाँ पर पशुओं के साक्ष्य मिले हैं। पशुओं यानी कि कुत्ता, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो जानवर को पालतू बनाया था इंसान ने, वो था आपका कुत्ता। तो कुत्ते के साक्ष्य या फिर जानवरों के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ पर मिले हैं? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। तो ये चीज़ आप क्लियर याद रखेंगे दोस्तों। तो मध्यपाषाण काल में इतना ही है। मेन है यहाँ पर जो खोज हुई थी, यहाँ पर पशुपालन शुरू किया था आदमी ने, और साथ ही साथ घर बनाने के साक्ष्य भी यहाँ के बागौर से प्राप्त हुआ है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगला काल है हमारा, वो है आपका नवपाषाण काल दोस्तों। तो नवपाषाण काल की जो कालावधि है दोस्तों, वो लगभग कुछ विद्वान 7K से यानी कि 7000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक मानते हैं, ठीक है। और अगर हम क्रम के हिसाब से चलें तो 5000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है दोस्तों। तो ये इन चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि 7000 से या 5000 के बीच के जो आसपास का जो क्षेत्र रहा है वो नवपाषाण काल का रहा है। अब नवपाषाण काल की जो सबसे बड़ी खूबी थी दोस्तों, पहली बात तो मैं नवपाषाण काल की जो खोज का जो श्रेय जो दिया जाता है दोस्तों, वो दिया जाता है डॉक्टर प्राइमरोज को। डॉक्टर प्राइमरोज, ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका है
पुरापाषाण काल के खोजकर्ता आपका ब्रूसफुट हैं, मध्यपाषाण काल के सीएल कार्लाइल हैं और नवपाषाण काल के डॉक्टर प्राइमरोज। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो नवपाषाण काल की जो जीवन शैली थी वो किस पर निर्भर थी? वो थी आपकी कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, कृषि पर निर्भर होने के साथ साथ ही आखेट भी करने लगा, वो समुदाय में रहने लगा दोस्तों। अगर कृषि करेगा तो उसको एक जगह पे रहना पड़ेगा। तो समुदाय का विकास पूर्ण रूप से किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ दोस्तों। कृषि का विकास किस काल में हुआ? नवपाषाण काल में हुआ। कृषि के प्रारंभिक साक्ष्य किस काल से प्राप्त हुए हैं? मध्यपाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। लेकिन कृषि का विकास किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। साथ ही साथ समुदाय में रहने लगा। ठीक है, पहिए का आविष्कार किया दोस्तों, इसने पहिए का आविष्कार किया। तो कृषि का आविष्कार यानी कि कृषि को व्यवस्थित रूप से करना, समुदाय में रहना, पहिए का आविष्कार करना, ये सारी चीज़ें आपका नवपाषाण में हुई थी दोस्तों। ठीक है ना, यानी कि समुदाय में कब रहने लगा? मनुष्य नवपाषाण काल में। कृषि को व्यवस्थित रूप से कब से करने लगा? नवपाषाण काल में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं दोस्तों। ठीक है, अब आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में सबसे पहले जो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले, क्योंकि ये कृषि के लिए जाना जाता है, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो प्राप्त हुए हैं आपका मेहरगढ़। आपको पता है ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, पाक में पड़ता है दोस्तों ये आज की डेट में। ठीक है, तो कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे पाकिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब कृषि के अंतर्गत अगर हम बात करें दोस्तों, कृषि में धान के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं, धान के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट एक स्थान का नाम है कोल्डी हवा। तो कोल्डी हवा से दोस्तों धान यानी कि चावल के खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं और धान के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? आपके कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से। कोल्डी हवा का नाम आप याद रखिएगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया है कि कृषि के साथ साथ पहिए का आविष्कार भी हो गया था नवपाषाण काल में। ठीक है ना, और जो इस समय के जो औजार थे दोस्तों, उन पर पॉलिश की जाती थी, पॉलिश करके उन्हें बनाया जाता था। ठीक है, और सबसे पहला जो हथियार जो प्रयुक्त किया था मनुष्य ने, वो था आपका कुल्हाड़ी दोस्तों। ठीक है, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर याद रखना है। अब इसके अलावा जो इनका जो समाज होता था दोस्तों, उस समाज की क्या क्या रीति रिवाजें थी, तो उसका भी कुछ पता चला है। एक स्थान है बुर्ज होम आपका है कश्मीर में। ठीक है ना, बुर्ज होम। तो बुर्ज होम में दोस्तों युग्मित सौदाह प्राप्त हुए हैं। युग्मित सौदाह प्राप्त हुए हैं। यानी कि युग्मित सौदाह का मतलब जहाँ पर दो जानवरों को एक साथ, यानी कि मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का भी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। युग्मित सौदाह यानी कि मनुष्य और जानवरों को एक साथ दफनाया जाता था। बुर्ज होम कश्मीर से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ बुर्ज होम से एक चीज़ और प्राप्त हुई है, गर्तावास का मतलब होता है दोस्तों गड्ढे की घर, जमीन में गड्ढा खोदकर उसके नीचे मतलब घर बनाना। तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वो भी आपका बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ धूसर मृद भांड यानी कि जो मिट्टी के बर्तन थे, तो धूसर मृद भांड आपके प्राप्त हुए बुर्ज होम से दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी दोस्तों। तो पालतू कब्रों में पालतू कुत्तों को दफनाया गया था ये बुर्ज होम में। तो यहाँ पर मेन 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो मेहरगढ़ याद रखना है, जहाँ पर कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, इसको इसलिए याद रखना है क्योंकि यहाँ पर धान के
प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक आपको बुर्ज होम याद रखना है, क्योंकि बुर्ज होम से क्या प्राप्त हुआ है आपको, गर्तावास, साथ ही साथ युग्मित सौदाह भी प्राप्त हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जितना भी मैंने ये बताया है, एक बार पुनः भी आप दोबारा से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।